देखो बच्चे, ये हमारा है पहला PYQ, मतलब PYQ का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके आया हुआ है 2023 में। ध्यान से ज़रा देखो कैसा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है जी, ज़रा इसे समझो तो सही। कह रहा है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पैटर्न, पहली चीज़ जो आपको फोकस करनी है वो है पैटर्न। तो आपको पैटर्न ड्रॉ करना है। अच्छा भाई, किसका ड्रॉ करना है? मैग्नेटिक फील्ड का। प्रोड्यूस्ड अराउंड अ वर्टिकल करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो आपके पास दो कंडीशन थे ना, एक वर्टिकल कंडक्टर थी और एक हमारी सर्कुलर कंडक्टर थी। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनानी है वो बनानी है वर्टिकल वाले कंडक्टर में। ओके, पासिंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। अच्छा, कार्डबोर्ड पर बनाना है, मतलब देखो तो क्या करेंगे। उसके बाद आगे हम जरा एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन आपको मार्क करनी है एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपको मार्क करनी है जो भी उसके अराउंड प्रोड्यूस होगी। नेम, अच्छा उसके बाद फिर देखो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया। नेम भी आपको बताना है, क्या, किसका नेम, एंड स्टेट द रूल, यानी कि जिस रूल से आप बता रहे हो कि देखो भैया करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, वो आपको रूल भी डिस्कस करना है। विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब आपको नेम बताना है कि देखो अच्छा इस रूल से हो रहा है, और स्टेट उसको आपको रूल्स को लिखना भी है। मतलब कि साफ साफ आपसे राइट हैंड थंब रूल्स के बारे में पूछ रहा है कि स्टेट करो व्हाट इज़ राइट हैंड थंब रूल। चलो तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और ज़रा ट्राई करो, मेरे साथ ही आपको देखो ट्राई करना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं कार्डबोर्ड। हमने क्या बना लिया बच्चे, एक बना लिया हमने कार्डबोर्ड। तरीके से हमने एक कार्डबोर्ड बना लिया। मान लो ये हमारा एक कार्डबोर्ड है। ठीक है, ये कार्डबोर्ड है। अब देखो हमें इसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर इसमें लगानी है। तो देखो जब आप स्ट्रेट कंडक्टर लगाओगे, मान लो अगर ये आपका, इमेजिन करो अगर ये कार्डबोर्ड है तो कैसे लगाओगे। कार्डबोर्ड ये आपका आपका ये फ्रंट पेज आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। मान लो हमारे पास ये है कंडक्टर। ठीक है, ये हमारी कंडक्टर है और कार्डबोर्ड को पेंट्रेट करते हुए हमने इसको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे निकाल लिया। कार्डबोर्ड को हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे पेंट्रेट किया और ये हमारा कार्डबोर्ड ऐसे पेंट्रेट हुआ और इधर हमारा जो कंडक्टर है वो नीचे की तरफ ऐसे निकल गया। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा बताओ, ये बात ज़रा आप बताओ मेरे को। ऐसे होगा ना? बिल्कुल होगा सर, होना ही चाहिए सर, ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इस कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लो कि हमारी जो करंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये हमारी करंट हमने बता दी। आप चाहो तो नीचे भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो करंट जब आपने अगर ऊपर की तरफ फ्लो करा दिया तो आपको थंब को कैसे रखना है। आप इस इमेजिन करो कि आपके हाथ में जो भी पेन है, आप उस पेन को पकड़े हो और थंब आपने ऊपर की डायरेक्शन में रख लिया। थंब आपने ऊपर की डायरेक्शन में रख लिया। तो आप देखोगे, खुद देखो ना, आपकी जो चारों फिंगर है, अपने पेन को देखो, अपने पेन को, आपने जिस पेन को पकड़ा हुआ है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो कुछ इस तरीके से लपेट रही हैं पेन को, है ना। तो कैसी डायरेक्शन में लपेट रही है? ऐसे ही तो लपेट रही है सर, ऐसे ही तो लपेट रही है। ऐसे ही करके लपेट रही कि नहीं बताओ। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, आप सही से बना बताओ। ऐसे ही तो लपेट रही है ना। तो बस यही हो गया आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ऐसे ऐसे चल रही है। तो डायरेक्शन अपने फिंगर को देखो ना, ये किस तरीके से लपेट रही है। तो बताओगे कि देखो ये चल रही है हम इसको ब्लैक कलर से थोड़ा कर लेते हैं। ये चल रही है इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये इस तरफ। बात समझ आ गई? ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ऐसे तो चल रही है ना। बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो कि नहीं सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। अपने आप फिंगर को देखो, सिंपल, थंब को ऊपर रखो, थंब को पेन के डायरेक्शन में ऊपर रखो, यानी कि दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ करंट, और अपने कर्ल को मोड़ो। तो कैसे मोड़ रहा है, कुछ इस तरीके से देखो, साफ साफ आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली। इसमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ आपका हो गया। अब इसका देखो दूसरा पार्ट जो बोला है ये आपने बना लिया, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपसे दूसरा पार्ट क्या बोला है, मार्क द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आपने करंट की डायरेक्शन को भी क्या कर दिया है, मार्क कर दिया ऊपर की तरफ, और आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी क्या कर दिया, मार्क कर दिया। उसके बाद अब आगे आगे देखो क्या कर रहा है, नेम एंड स्टेट द रूल विच इज़ यूज टू डिटरमाइन। तो नेम कर दो, तो नेम बता दो भैया कौन सा हमने रूल यूज़ किया। हमने रूल जो यूज़ किया है, रूल इज़ जो यूज्ड हुआ है वो हुआ है राइट हैंड थंब रूल, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल। क्या बोलते हैं, ये पूरा नाम लिखना, नहीं तो एग्जामिनर अगर
थोड़ा सा होगा तो वो गड़बड़ कर देगा। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये जो वर्ड जरूर यूज़ करोगे, थंब रूल, ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ओके, उसके बाद आपको इसको स्टेट भी करना है कि व्हाट इज़ राइट हैंड थंब रूल, क्या है ये राइट हैंड थंब रूल, स्टेट कर लोगे। बताओ, कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। सिंपल सी बात है, आप क्या कहोगे कि देखो हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में मान लो हमारी अगर करंट है तो हमने थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस किया है और हमने फिंगर को कर्ल किया, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर मुड़ेगी वो हमारी बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस कर ली, मतलब साफ साफ आपको राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन करना है। आगे बात बढ़ाई जाए, यहाँ तक बात बताओ आपको समझ में आया? ये आपका 2023 का क्वेश्चन था, ध्यान से इसको करो अच्छे से। देखो जी, ये क्वेश्चन भी आपके 2023 में आया हुआ है और शायद मेरे से ये अल्टरनेटिंग करंट का अगर टॉपिक छूट गया होगा तो हम इसको पी वाई के थ्रू देखो कवर कर लिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि वाई इज़ एन अल्टरनेटिंग करंट, दैट इसको हम लोग एसी शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसी, कंसिडर टू बी एडवांटेजियस ओवर द डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी शॉर्ट में बोलेंगे, फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जरा पहले समझो, देखो हम लोग जो करंट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो जनरली हमारी जो करंट होती है ना बच्चे, वो दो तरीके से होती है। एक हमारी होती है एसी, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और एक हमारी होती है डीसी, जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो याद रखना, हम लोग जो करंट यूज़ करते हैं अपने घरों में, हमारी जो ट्रांसमिशन पोल से जो हमारे घरों में जो लाइट आती है, जो लाइट आ रही है, वो एसी करंट होती है। ओके, और हमें जो बैटरी जो करंट देती है, मतलब अपने आपके घरों में क्या होता है, बैटरी इन्वर्टर लगी हुई होती है, तो बैटरी ने करंट प्रोड्यूस किया तो वो डीसी करंट है। अब डीसी करंट क्या करता है कि जो हमारा जो इन्वर्टर लगा है ना बैटरी के आगे या आगे पीछे जो भी कह लो, तो वो उस डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस बात को आप याद रखो। अब देखो, तो इस चीज़ को ज़रा समझ लो कि फिर हमें भाई एडवांटेजेस क्या है, हम डीसी करंट, हम एसी करंट को क्यों भेजते हैं बहुत दूर, हम डीसी करंट को क्यों नहीं भेज सकते। देखो एसी करंट में ना एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा, और अगर आप इसी में अगर आप डीसी करंट को अगर आप भेजने लगो तो डीसी करंट में जो एनर्जी का लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को मैंने देखो लिख दिया है कि डिस्टेंस प्लेसेस द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इन इज़ वेरी लेस इन एसी एज कम्पेयर टू डीसी, सो दैट्स वाई वी यूज़ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट। ओके, दूसरा देखो जो आपका पॉइंट बन रहा है, दूसरा जो आंसर आपका होगा इसका कि हाउ इज़ द टाइप ऑफ करंट यूज इन द हाउस होल्ड सप्लाई। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है पोल से, वो कैसी करंट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है एसी करंट होती है। अल्टरनेटिंग करंट आप ये पूरा लिखोगे कि द करंट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड, ये इस तरीके से पूरा लिखोगे, हो गया, आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। तो जो हमारा फ्यूज़ है वो कैसे हमें हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देखो, तो आप बताओगे कि देखो भाई हमारी जो फ्यूज़ है ना, वो फ्यूज़ वायर तो पहले हमारी किससे बनी होती है, कुछ एलॉय से बनी होती है। ये बात पहले याद रखो, कुछ हम आपको की पॉइंट बता रहे हैं, फिर इसका हम आपको प्रॉपर आंसर भी दे देंगे, बस मेरी बात जरा समझ तो लो। ये एलॉय से बनी होती है, ठीक है। अब एलॉय से बनी होने की वजह से हम कुछ ऐसा एलॉय यूज़ करते हैं जिसमें हम इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है हम काफ़ी लो रख देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या रख देते हैं, लो कर देते हैं। अब लो मेल्टिंग पॉइंट हो गई। अब मान लो कि हमारे वायर में सडनली अचानक से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, हीट इंक्रीज़ होगा। अब अगर हीट देखो इंक्रीज़ हो रहा है तो जैसे ही सबसे पहले हमारी, क्योंकि फ्यूज़ वायर जो हमारी फ्यूज़ है, ये पर्टिकुलर हमने एक वायर यूज़ किया है जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बाकी अदर कंपैरिजन ऑफ वायर, यानी कि आपने जो अपने घरों में सर्किटिंग के लिए यूज़ किया है, वायरिंग के लिए जो यूज़ किया है, उसके कंपैरिजन में इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो जिसकी वजह से ये फ्यूज़ वायर क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगी बच्चे, मेल्ट हो जाएगी। अब अगर फ्यूज़ वायर देखो अगर मेल्ट हो गई तो सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा हो जाएगा ओपन। सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन, ठीक है। यानी कि हम जिसको कह लें कि ब्रेक हो जाएगा, सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो फ्यूज़ वायर है वो हमें बचा लेगा, किससे, डैमेजिंग से। हमारे सर्किट को डैमेज होने से हमारा फ्यूज़ वायर बचा लेगा। अब देखो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से देखो लिख लेते हैं, तो क्या होगा इसका प्रॉपर आंसर। देखो इसका प्रॉपर आंसर आप ऐसे बता दो कि जो हमारी ये जो फ्यूज़ वायर है वो क्या करती है, स्टॉप करती है करंट को, अचानक से बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट को क्या करती है, स्टॉप करती है।
तो कैसे, तो पहले आप बोला है ना कि कैसे बताओ, एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बताओगे कि देखो पहले तो ये हमारे मेटल या फिर किसी एलॉय का मिल करके बना हुआ होता है जिसकी कुछ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, जैसे कि एल्यूमिनियम या कॉपर समथिंग हम किसी से मिला करके बनाते हैं। देन उसके बाद क्या, अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर स्पेसिफाइड वैल्यू को अगर क्रॉस करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका सर्किट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और सबसे पहले क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, लो होने की वजह से फ्यूज़ वायर की टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगी और ये फिर मेल्ट कर जाएगी। ओके नाउ इसके बाद अगला वाला पॉइंट बता दोगे कि दिस मेल्ट्स द फ्यूज़ वायर मेल्ट हो गई और हमारी जो सर्किट है वो ब्रेक हो गई, और इस तरीके से हमारा जो फ्यूज़ वायर है हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट कर दिया। ओके ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2023 में। देखो जी ये आपका क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन, आपका ये फिगर देखो दे रखा है कि मतलब कि इस क्वेश्चन के साथ आपका फिगर भी मेंशन है। तो ये आपका फिगर है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिव द रीज़न। देखो मतलब कि आपको साफ साफ सोलेनॉइड का आपको क्या बोल दिया बनाने के लिए, आपको सोलेनॉइड का डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया कि उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको उसका लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद गिव रीज़न टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स है, ए है, बी है एंड सी है। एट विच पॉइंट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड एट विच पॉइंट इट इज़ मिनिमम। चलो जरा बना लो, तो कितने बच्चे बना लेंगे, ऑब्वियस सी बात है मैंने आपको सोलेनॉइड बनाना देखो बताया है। तो ये आपकी होती है कॉइल, ध्यान रखना करंट आपको इस तरीके से देखो दिया गया है ना। तो आप इसमें पहले तो क्या कर दो, आप इसमें ढेर सारे पहले वायर को लपेट दो। ठीक है, तो हम देखो कुछ इस तरीके से वायर को लपेट रहे हैं। ओके करंट देखो इधर से एंटर कर रही है, मतलब बैटरी का आप पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ लगाओगे है ना, और इधर की तरफ होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट आपकी इस तरीके से फ्लो कर रही है, बात समझ आ रही है। और हम इसको रेड कलर से, करंट को जनरली हम लोग रेड कलर से देखो दिखा दे रहे हैं। ये ऐसे गई होगी है ना, इस तरीके से आई होगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर यानी कि करंट आपकी जो है कुछ इधर से इधर की तरफ जा रही है। ओके तो मान लो हम ऐसे दिखा देते हैं, देखो कि ये हमारी करंट गई, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये करंट गई, फिर ये करंट गई, इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये करंट ऐसे चल रही है। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ड्रॉ करो, तो आपका ये वाला जो पोल होगा, आप जैसे जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी वो ऐसे चलेगी। ये हम क्या दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बढ़ने जा रहा है, आप सही से बना लेना, ठीक है, इस तरीके से एकदम बढ़िया से शेप में बना लेना। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को मैंने शो कर दिया। थोड़ा सा इधर उधर ऐसे निकाल लेना, ये देखो ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, इधर से ये आ रही है। अब बात करते हैं बच्चे देखो डायरेक्शन की, कि सर डायरेक्शन कैसी होगी, है ना। अभी हमने एरो का निशान देखो नहीं लगाया है, तो क्यों नहीं लगाया सर, अब बताओ, आप बताओ कि किस तरफ होगी, किस तरफ नॉर्थ रख दिया जाए, क्योंकि एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, क्लॉक रूल हम लोग यूज़ करते हैं। तो करंट आपकी ऐसे चल रही है ना, इस तरीके से, यानी कि ये आपका पॉजिटिव है। तो एक तरीका ये भी होता है कि अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये होगा आपका साउथ और ये आपका हो जाएगा नॉर्थ। या फिर आप इस सोलेनॉइड को ज़रा ऐसे करके देखो, सोलेनॉइड को आप ज़रा ऐसे करके देखो, तो आप देखोगे कि आपकी कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रही है दैट मीन्स ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल। तो ये आपका हो जाएगा एन, ये आपका हो जाएगा एन पोल, और ये आपका हो जाएगा साउथ पोल। तो करंट कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, दैट मीन्स कुछ इस तरीके से चलेगी, ठीक है। अब ये आपका हो गया पहला। फिर दूसरा ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ
ए पर, बी पर या सी पर कहाँ पर ज़्यादा होगी? तो देखो ए कहाँ है, इनसाइड द सोलेनोइड, बी कहाँ है, आउटसाइड द सोलेनोइड, सी कहाँ है, ये भी बाहर की तरफ है। याद रखना कि जब कोई कभी ऐसा होगा तो आपको सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो इनसाइड द सोलेनोइड मिलेगी। मतलब ए हमारा क्या फील करेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ए के पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सी, ये जो सी है हमारा, नहीं बी, क्योंकि सी के पास थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू बी, क्योंकि सी हमारा देखो यहाँ पर थोड़ा सा पोल्स के पास आ गया। और बी के पास क्या होगा, सबसे मिनिमम, और बी हैज़ मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन सीधा आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी से गिवन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया है। जो द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो क्या बनता था, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते थे, ठीक है, सेंटर्स अराउंड द वायर। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आएगा समझ में। एक और देखो आपका क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन एंड रीजन। देखो क्या बोल रहा है कि ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। बिल्कुल ऐसा ये हो जाएगा, ये बात सही है, ठीक है। अगर आप एक सोलेनॉइड को जिसमें आप करंट फ्लो करा रहे हो, जिसमें करंट है, अब जब उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, जैसे मैग्नेट को जब हम सस्पेंड कराते हैं तो एक हमारा एंड हो जाता है नॉर्थ और एक एंड हो जाता है साउथ। तो ये कह रहा है कि वैसे ही ये सोलेनॉइड भी रुक जाएगी। सही बात है, यानी कि स्टेटमेंट 110% सही है। फिर आगे देखो रीज़न में ये बोल रहा है कि रीज़न इसका क्या है। इसका रीज़न ये बोलता है कि वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज अ नॉर्थ। बिल्कुल बात सही है। एंड द अदर एंड एज अ साउथ पोल। ये भी बात सही है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। मतलब कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही बोल रहा है और ये एक्सप्लेनेशन भी तो सही है। अब देखो आपसे 4 ऑप्शन दे दिया, कह रहा है क्या कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि बाकी की चीज़ें क्या हो गई, फिर गलत हो गई। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा। देखो बच्चे, ऐसा भी क्वेश्चन एक आपका आया है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और स्टेट ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में जो बताया था ना, उन्हीं चीज़ों को देखो ये क्वेश्चन के थ्रू पूछ लिया। कह रहा है कि कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेज एंड गिव द रीज़न फॉर द सेम इन ईच केस। और हर एक केस में आपको रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों होगा। तो पहले ज़रा बात समझो, क्या कह रहा है पहला कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज्ड। देखो पहले तो इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से ज़रा देख लो। कह रहा है कि एक कंपास नीडल आप किसी करंट कैरिंग वायर के नज़दीक ले जाते हो। मान लो कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है। अब आपके पास यहाँ पर एक नीडल है, ये नीडल है, आपको पता है कि नीडल कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनता है, जो कि हम बना नहीं रहे हैं, बस आपको एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आप इस नीडल को लेगा तो ये नीडल देखो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करने लगेगा। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि करंट कैरिंग जो हमारी कंडक्टर है यानी कि जो वायर है वो प्रोड्यूस करती है एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ये हमारा नीडल भी मैग्नेट का ही बना होता है। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा, हिलने डुलने लगेगी। अब बोल क्या रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। अब करंट की अमाउंट को और बढ़ा दो, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट कर दो। तो अगर करंट की अमाउंट देखो बच्चे, अगर आप बढ़ाओगे तो आपको पता है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, रीज़न भी बताना है एंड गिव द रीज़न, ठीक है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो अगर हमारी आई अगर बढ़ रही है तो बी भी क्या होगी, बढ़ेगी। बी हमारी इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ होने से मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज़ हो रही है तो बताओ उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन जो हमारे इस निडल में होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न ये आप बताओगे, ये आपका रीज़न है, ध्यान रखना। ये बात समझ में आई। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि द कंपास निडल इज डिस्प्लेड अवे फ्रॉम द वायर। अब कंपास निडल को क्या कर रहे हो, दूर ले जा रहे हो। तो देखो अब मान लो कि कंपास निडल यहाँ थी, आपने कंपास निडल को आप यहाँ ले आए, आप कंपास निडल को आप अगर यहाँ ले आए तो देखो डिस्प्लेसमेंट देखो बढ़ गई। तो आपको पता है कि बी हमारी जो होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। मतलब आर का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस है। तो अब डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी डिस्टेंस अगर बढ़ गई ना तो बी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई तो जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा।
रहेगा, ये आपका रीज़न रहेगा, ये आपका रीज़न है कि वाई दिस हैपन, सो दिस इज़ द रीज़न, प्लीज़ रिमेंबर दिस। देखो बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये टाइप का फिगर अपनी कॉपी पे बना लेना, ठीक है। और अब देखो, ये आपकी वायर है, अब यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि ये आपकी नॉर्थ है और ये आपकी साउथ पोल है। अब ये बोला है ना कि बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो, आपको लगाना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर मान लो ये नॉर्मल पहली केस है जिसमें हमने करंट ये हमने नॉर्थ पोल और हमने ये साउथ पोल रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी। देखो अब यहाँ पर ये डायरेक्शन भी तो दे रखा है ना, तो हम भी इसका यूज़ करेंगे, ठीक। ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ, और ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो चलो मान लेते हैं कि अभी हमारे वायर में करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रही है। ये बात जरा समझो, ये वायर है, वायर में करंट अभी ऐसे फ्लो हो रही है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर हम इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखो भाई, तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यानी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चले कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। अच्छा, करंट देखो कैसे चल रही है हमारी, इसके परपेंडिकुलर है। तो मतलब देखो हमने क्या कहा, अपना ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये हमारा क्या बताता है, फोर्स बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हमारा जो मिडिल फिंगर है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि कितने पॉसिबल तरीके से इस पर फोर्स लग सकता है ना। देखो तो हमें फोर्स निकालना है, दैट इज हमें थंब बताना है कि थंब जो हमारी वो किस डायरेक्शन में अरेंज होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप पहले अपने इन दो फिंगर्स को अरेंज करो। तो पहली देखो चीज़ क्या है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है। देखो ये वेस्ट से, भाई मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से ऐसे साउथ चलेगी ना, ऐसे तो चलेगी, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो आपने ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख लिया, और देखो जो आपकी मिडिल फिंगर है, यानी कि जो आपकी करंट दिखा रही है, ये देखो कैसे है, ये आपकी इस तरीके से है, यानी कि करंट इसी डायरेक्शन में ऐसे चल रही है ना, इस डायरेक्शन में, यानी कि दैट इज ए फिंगर। तो आप देखोगे कि आपका जो थंब है वो देखो किस तरफ है, अपवर्ड साइड में है, यानी कि ऊपर की तरफ है। तो पहली केस क्या होगी कि जो वायर पर इस केस में जो फोर्स लगेगी वो अप साइड लगेगी। अच्छा, अब मान लो अगर हम वायर की डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन हम बदल दें, मतलब कि अब करंट इस तरीके से ना चल करके इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चल रही है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें अपने कॉपी को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। देखो कैसे, तो अब हमारी करंट इधर चल रही है, बट ये तो आपका इस तरफ है, तो करंट को आप क्या करोगे, करंट को आप रखोगे, फील्ड तो ऐसे ही चलेगी, फील्ड अभी भी स्टिल इस तरफ है, लेकिन करंट इधर हो गई। तो अब आपको या तो कॉपी घुमा लो, या तो आप ऐसे हाथ को अपने क्या कर लो, ऐसे इस तरीके से घुमा लो। ये देखो करंट देखो अब किस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे है, नॉर्थ से अभी स्टिल साउथ की तरफ, मतलब मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल की बात कर रहे हैं, बट इसके अकॉर्डिंग हो वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपकी देखो ये वाली क्या है डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अच्छा, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपका थंब देखो किस तरफ है, नीचे की डायरेक्शन में। दैट मीन्स इस केस में भी आपका जो इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चे, वो पेपर के नीचे साइड में जाएगा। दैट मीन्स नीचे साइड में जाने का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से कह लो कि साउथ की तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी हमेशा साउथ की तरफ। तो एक बना नॉर्थ, एक बना साउथ। अब ये कह रहा है ना आपसे क्वेश्चन में, देखो ये भी कह रहा है कि जो पोल्स ऑफ मैग्नेट है वो भी आप रिवर्स कर सकते हो। तो मतलब क्या हुआ कि अब मान लो कि अभी आपका हो गया साउथ और ये आपका हो गया नॉर्थ। अब इस केस में देखो, मान लो कि हम पहली वाली केस लेते हैं, करंट हमारी इस डायरेक्शन में, तो देखो करंट को आप इस डायरेक्शन में रख दिए, लेकिन ये जो आपकी फिंगर है ये क्या होगी, मतलब अब देखो अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो चलेगी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे चलेगी ना। अब मैग्नेटिक फील्ड अब नॉर्थ से साउथ की तरफ का मतलब क्या हुआ, मैग्नेट के नॉर्थ और मैग्नेट के साउथ पोल की बात कर रहे हैं, तो ईस्ट से, ये इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेगी। तो अब क्या करोगे, अब अपने फिंगर को कुछ इस तरीके से कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से कर लिया। लेकिन ये करंट तो ऐसे तो नहीं है, करंट देखो इसमें ऐसे तो नहीं ना, आप करंट ऐसे फ्लो करा रहे हो ना, तो करंट ऐसे फ्लो कराने का मतलब है कि आप इसको ऐसे पलट दो, आप इसको ऐसे पलट दो, तो देखो थंब कहाँ चला गया, नीचे, यानी कि नीचे का मतलब साउथ डायरेक्शन में। सिमिलरली आप करंट की एक बार डायरेक्शन फिर से बदल दो तो ऊपर, यानी कि दो ही तो पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि दो ही चीज़ें हो रही है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप पहले वाले भी केस में देखिए तो अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा था, और इस वाले भी केस में देख रहे हो तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ही हो रहा है। दैट मीन्स ओनली टू केस पॉसिबल है जिसमें हमारी जो वायर है वो डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। दैट इज ऑप्शन नंबर
बी ये आपका सही हो। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ, ठीक है। लगता है जैसे देखो बच्चों को लगता है कि जनरली या टीचर्स को भी जनरली लगता है कि इस चैप्टर से पर्टिकुलर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। न्यूमेरिकल्स की हम बात करें, क्वेश्चन तो बनते बट न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। बट देखो ये आपका न्यूमेरिकल बन गया, ठीक है। 2022 में पूछा हुआ ये आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द डायग्राम बिलो इज अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ हाउस होल्ड सर्किट। द हाउस शोन इन टायर एवब डायग्राम हैज़ 5 यूजुअल स्पेसेस, मतलब 5 स्पेस है। ध्यान से देखोगे अगर 1 2 3 4 और ये 5 स्पेस है। पाँचों स्पेस में मतलब एक तरीके से समझो कि 5 रूम है, 5 रूम में कनेक्शन कर दिए गए हैं। वेयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड फॉर दिस हाउस द मेन हैव वोल्टेज 220। तो याद रखना है जो मेन सोर्स है वो मतलब जो मेन वोल्टेज का है वो कितना है, 220 है। एंड द नेट करेंट कमिंग फ्रॉम द टायर मेन्स इज 22 एम्पियर। मतलब पूरे ओवरऑल जो करंट है ना इस पूरे घर के लिए, पूरे घर की बात कर रहे हैं, वो 22 एम्पियर की करंट इस वायर के थ्रू इसमें एंटर करिए। तो देखो सबसे पहली चीज़, घरों में हम लोग जो कनेक्शन कर रहे हैं या फिर आप देख भी रहे होगे कि एक ही मेन कनेक्शन से बहुत सारे डिफरेंट रूम्स में सारी की सारी कनेक्शंस गई हैं, यहाँ से यहाँ, इस रूम में, दूसरे रूम में, तीसरे रूम में, चौथे, पाँच, इस तरीके से। तो ये आपका कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो देखो पहला क्वेश्चन भी आपसे वैसे ही पूछ लिया कि व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउसेज फ्रॉम द मेन्स। तो जितने भी आपको कनेक्शन करे गए हैं, व्हाट आर द मोड ऑफ द कनेक्शन, जो कनेक्शन का मोड है बच्चे वो है पैरेलल। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका कि देखो भाई ये पैरेलल मोड में सारे कनेक्शन किए गए हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क का क्वेश्चन। दूसरा ये आपके 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द स्पेस 5 एंड 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस। सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा हुआ होगा। द स्पेस 5 एंड 4 कह रहा है कि ये जो 5 है ना स्पेस और ये जो 4 स्पेस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है। तो चलो मान लेते हैं, अब दिया तो नहीं है तो मान लेते हैं कि R है, इसमें भी R है और इस वाले में भी क्या है, R है। एंड द स्पेस 3 एंड 2, अब देखो जो स्पेस 3 और जो 2 है हैव द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 30 ओम। लेकिन जो 2 वाला जो स्पेस है और जो 3 वाला जो स्पेस है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है कि 2 में देखो पहले आया है 3 में, तो याद रखना 3 में आपको 20 ओम दिया गया है और 2 वाले में 30 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। स्पेस 1 हैज़ अ रेजिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस 5। तो स्पेस 1 में कितना रेजिस्टेंस है भाई, तो कह रहा है कि डबल दैट ऑफ द 5, मतलब कि जो 5 स्पेस में जितना रेजिस्टेंस है उसका डबल। तो अगर 5 में आपने R माना है तो 1 में कितना होगा बता दो जरा, कितना होगा भाई, 2R ओम हो जाएगा। ये बात सही है कि नहीं। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस फॉर द स्पेस 5। देखो बन गया है यहाँ से आपका ये न्यूमेरिकल। तो देखो जरा हम लोग करते हैं। तो हमने क्या कहा, दूसरे वाले हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। तो लेट हमने कर लिया क्या कि जो रेजिस्टेंस है इन 5th स्पेस वो कितना है, R ओम है। तो अगर 5th स्पेस में अगर R है तो 4th में भी कितना होगा, R ओम होगा। ये बात क्लियर है। अच्छा फिर ये क्या कह रहा था कि जो फर्स्ट वाले में जो रेजिस्टेंस है वो 5th वाले का डबल है। तो रेजिस्टेंस सेम फिर से वही बात आप लिखोगे कि रेजिस्टेंस इन 1 स्पेस, पहले वाले स्पेस में कितना है, तो कह रहा है कि 5th वाले का 2 टाइम है, यानी कि 2R ओम होगा। ये बात क्लियर हुई। अब फिर आपको देखो 3rd वाले का दे दिया है, दैट मीन्स आपको जो रेजिस्टेंस दिया है तो एक तरीके से मान लेते हैं कि R3 कितना दे दिया है हमारा, ये हमारा दे रखा है कितना, ये हमारा दे रखा है कितना, 3rd वाले में देखो कितना दे रखा है 20 और 2nd वाले में देखो कितना दे रखा है 30, ठीक है। तो R3 हमारा दे दिया है 30 ओम और हमारा जो R2 है वो दे दिया है 20 ओम। ओके, और ये हमारा है एक तरीके से समझ लो R1 है, ये एक तरीके से हमारा, अच्छा ये 5th है ना, तो ये हमारा R5 है, ये हमारा R4 है, ठीक है। और ये हमारे जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग बोल रहे हैं R1, ठीक। तो और कह रहा है कि जो टोटल वोल्टेज है, जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 220 वोल्ट का पूरा ओवरऑल सप्लाई दे रखा है। और जो करंट ओवरऑल हमारे पूरे जो मेन से जो करंट आ रही है वो है 22 एम्पियर की करंट पूरे इस घर में आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद पैरेलल है तो अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग तरीके से हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि बताओ जो R5 है उसमें कितना रेजिस्टेंस आएगा। देखो तो सिंस जनरली हमें पता होता है, पहले ऐसा करते हैं ना, हम इस पूरे घर का लोड निकाल लेते हैं कि ओवरऑल जो घर का लोड है वो कितना है। तो लोड का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि सिंस V इक्वल टू देखो क्या होता है IR, V इक्वल टू IR। अगर आप यहाँ से अगर R निकालना चाहोगे, R ये कौन सा R है, ये याद रखना ये हमारा टोटल R है। तो टोटल R का मतलब क्या हो जाएगा
तो v अपॉन आई कर दोगे आप, r को यहीं पर आपने छोड़ दिया, i को इधर अपॉन में भेज दिया, तो v अपॉन आई रख दो। v की वैल्यू कितनी है 220 अपॉन i की वैल्यू कितनी है 22, ये अगर आप कट कर दो तो 10, दैट इज़ r टोटल आपका कितना आ गया 10 ओम। यानी कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है इस पूरे घर की वो कितनी है 10 ओम है। अब आपको पता है कि सिंस दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपको पैरेलल का फॉर्मूला तो याद होगा। आप क्या जानते हो, सिंस आप ये जानते हो कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, या जिसको हम लोग बोलते हैं R टोटल, ये बोलते हैं ना। अच्छा 1 अपॉन R1, देखो R1 आपको पता है तो 1 अपॉन 2R रखोगे, प्लस 1 अपॉन R2 कितना रखोगे, R2 देखो आपको पता है कितना है, R2 आपका है 20 ओम, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। R2 कितना है 20 रख दिया, प्लस 1 अपॉन R3, R3 कितना है 30 है, प्लस 1 अपॉन R4, R4 देखो कितना हमें रखना था 1 अपॉन R, एंड R5 भी कितना रखना था 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। अब आप इसे सॉल्व कर लो। देखो हम ऐसा करते हैं कि R वाले को एक तरफ छोड़ देते हैं, इन दोनों को इस तरफ भेज देते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 अपॉन 2R प्लस ये देखो 1 अपॉन 20 और 1 अपॉन 30, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इन दोनों का जो आप अगर एलसीएम लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है, याद रखना 20 और 30 का आप जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60। तो हम ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 ज़ा 60, 30 2 ज़ा 60, प्लस ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो अपॉन में हमने इसके क्या कर लिया, अपॉन में हमने कर लिया 2R, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो हमने अपॉन में कर लिया R और 1 प्लस 1। ये बात बताओ समझ में, बहुत ही स्टेप बाय देखो स्टेप कर रहे हैं, कोई लोड नहीं लेकर के चलो, ओके, लोड हमें इस पर सर्किट पर देनी है, अपने ऊपर नहीं। तो देखो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2R को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस ये देखो 5 अपॉन 60 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन R हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 5 अपॉन 60 को अगर ये कट रहा है तो देखो कट कर दो, 5 पंजा और ये आपका हो जाएगा 5 पंजा, और ये 5 कितना हो जाएगा 2 ज़ा, यानी कि 1 अपॉन 12, ये आपका कितना आ गया 1 अपॉन 12। तो हम क्या करते हैं इस 1 अपॉन 12 को भेज देते हैं इधर, ठीक है ना। तो देखो कितना बचेगा आपके पास, इधर आपके पास बचेगा 1 अपॉन 2R और प्लस 2 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, और ये 1 अपॉन 12 आ गया इस तरफ, दैट इज माइनस 1 अपॉन 12, ये हो गया। अब हम इसे बस सॉल्व करके हमें R की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो क्या करेंगे, मैंने फिर से आपको बताया, कई बार आपको बताया है कि जब ऊपर नीचे सेम डिनोमिनेटर होते हैं, नीचे सेम डिनोमिनेटर होते हैं, तभी हम आपस में चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2R है, यहाँ पर R है, तो क्या करोगे आप ऊपर नीचे यहाँ पर 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो देखो कितना हो गया, पूरे के अपॉन में हो गया 2R, और ऊपर देखो कितना हो गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये देखो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये 10 और 12 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से लेकर के देख लो, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो, ठीक है ना। तो 60 आ जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा, 10 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि 6 6, 12 में कितने का कर दें तो 5 का, ठीक है, यानी कि 5 अपॉन 2R इज इक्वल टू मिल गया 1 अपॉन 60। तो आपको R निकालना है ना, तो आप क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, क्योंकि R नीचे है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखो इधर 2R का 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 2R इज इक्वल टू 60 का 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 60 इंटू 5। सो R को यहीं पर छोड़ देते हैं, 60 इंटू 5 अपॉन 2 हो जाएगा, ये कट गया 30 टाइम में कट जाएगा, कितना हो जाएगा R की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 3, यानी कि कितना आ गया 5 3 50, यानी कि 150 ओम। यानी कि अकेले जो 4th और जो 5th रेजिस्टेंस है वो दोनों मिल करके, मतलब एक मिल करके कितना लेगा 150 ओम रेजिस्टेंस खर्च कर देगा खुद अकेला, कौन सा R5 और R4। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस फॉर द स्पेस 5 दैट इज़ 150 ओम। अगला देखो व्हाट इज़ द करंट इन स्पेस 3। ठीक है भाई, स्पेस 3 में हमें करंट निकालना है, स्पेस 3 में हमें क्या निकालना है बच्चे, करंट निकालना है। तो आप लगाओ करंट का फॉर्मूला, आप जानते हो सिंस v इज इक्वल टू क्या होता है, आप पहले v वाला फॉर्मूला बता दो, v इज इक्वल टू क्या होता है IR। अब आपको निकालना है स्पेस करंट इन स्पेस 3, दैट मीन्स आपको निकालना है I3। तो I3 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा v अपॉन R3 आप रखोगे, क्योंकि आपको किस में इस स्पेस में निकालनी है, थर्ड वाले में, यानी कि आप थर्ड वाले का रेजिस्टेंस रखोगे। तो v की देखो वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपके पास है 220, और देखो R3 की वैल्यू कितनी है, आपको R3 की वैल्यू यहाँ से देखनी पड़ेगी, कितनी दी गई R3 की वैल्यू 30 ओम। तो R3 हम लोग कितना रख देंगे 30 ओम रख देंगे, 30 ओम हम रख देंगे, इसको कट कर लेंगे तो फाइनली आपके यहाँ से
I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे, एक मिनट, I3 हमारा है ना R3 30 है, ठीक है। नहीं देखो R3 हमारा जो दिया ना, पहले R3 है, R3 हमारा कितना है 20 है, तो ध्यान रखना R3 की जगह हम लोग कितना रखेंगे 20 रखेंगे, सॉरी 30 नहीं रखना है आपको, ध्यान दो जरा यहाँ से आप हम यहाँ पर रखेंगे 20। ये 0 0 कट गया, कितना आ जाएगा आपका 11 एम्पियर। ये आपका आ जाएगा दूसरे वाले का आंसर। ओके, देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउसेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हमें क्या करना है, वर्ड शुड अपना क्वेश्चन पर ध्यान दिया करो, वर्ड जहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वहाँ पर ध्यान दिया करो। कह रहा है कि वर्ड शुड क्या रख दिया जाए, तो सिंपल क्या रखेंगे हम लोग, फ्यूज़ वायर यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका फ्यूज़ वायर। इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा फ्यूज़ वायर जस्ट आफ्टर द इलेक्ट्रिक मीटर। मीटर जैसे ही लगेगा, मीटर के बाद जस्ट आप क्या लगा दोगे, जस्ट उसके बाद आप अपनी फ्यूज़ वायर अरेंज कर दोगे। ओके, और जो फ्यूज़ वायर होगी वो आप कैसे अरेंज करोगे, कह सकते हो कि आप सीरीज़ में, ये भी बात याद रखनी है, इस बात हमको हम आपको बार बार बता रहे हैं, सीरीज़ वाली वैल्यू, ये बात आप याद रखोगे। ओके, ठीक है। देखो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जाने ही कितनी बार हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप इसको डिस्कस करोगे तो साथ ही साथ आप प्लीज़ 2 डायग्राम भी बना करके दिखाओगे कि देखो हमारी ये 2 कर्व लाइन है और दोनों इंटरसेक्ट करी हैं, और इस पॉइंट्स पर हमें जो डायरेक्शन मिलेगी, एक इस डायरेक्शन में मिलेगी और एक हमें मिलेगी इस डायरेक्शन में, जो कि वैलिड नहीं है। आप इसका फिगर भी ज़रूर से बनाओगे। ओके, ये जो लाइन है आप बताओगे कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर देखो मेंशन कर दिया है, आप इसको प्लीज़ पढ़ लो। मूविंग करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है देखो कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पाए। देखो आप कहोगे सर एमीटर भी होती है और गैल्वेनोमीटर भी होती है। तो एमीटर जो होती है ना वो थोड़ी सी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करता है, और गैल्वेनोमीटर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र कर पाता है। तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चे वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का एक फ़ायदा ये भी होता है कि गैल्वेनोमीटर आपकी करंट की डायरेक्शन भी बता देती है, जबकि एमीटर नहीं बताती। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप याद रख लो और लिख लो कहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो आते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपका आया है 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी ये था 2021 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफाइन कर सकते हो, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इट इज़ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल विच इज़ यूज टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट। ठीक है, तो हम लोग इसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम। और ये एग्जैक्टली है क्या, ये मैसेज मैंने आपको बता दिया। देखो अगला ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि नेम द पोल्स पी क्यू आर। ये आपके पास 3 पोल हैं, पी क्यू और आर। क्या कह रहा है इसमें, एंड एस, सॉरी 4 पोल हैं, ठीक है, एस भी है, ऑफ द मैग्नेट इन द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी। तो आपके पास 2 फिगर भी हैं, एक फिगर ए है और एक है फिगर आपका बी, बी। ठीक है, तो क्या बताना है ज़रा देखो, तो क्या कह रहा है कि नेम द पोल पी एंड क्यू। ठीक है, पी का नाम बताना है, क्यू का नाम बताना है, और आर का नाम बताना है, और एस का नाम बताना है। तो देखो यहाँ से पी से हमारी क्या कर रही है, लाइन्स निकल रही हैं, तो पी हमारी एक्ट करेगी एज अ नॉर्थ पोल की तरह। पी हमारी किसकी तरह एक्ट करेगी, एज अ, ये हमारा हो गया एन पोल, हम शॉर्ट में लिखते रहे हैं, ये हमारा एन पोल है, पी हमारा एन पोल है, और क्यू हमारा देखो क्यू में लाइन आ रही है, दैट मीन्स ये एस पोल है। सिमिलरली अगर हम इस वाले फिगर की देखो बात करें, तो इस वाले फिगर में आप देखोगे ध्यान से, तो एरो का डायरेक्शन जो है ना वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ओके, एरो का डायरेक्शन देखो नॉर्थ से, सॉरी, तो एरो जनरली एरो चलती कैसे है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है ना, एरो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, तो आर से एस की तरफ चल रही है, तो आर आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और एस आपका क्या हो गया, एस आपका हो गया साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट मीन्स पॉइंट है एस, हम साउथ लिखते हैं। पास में आ गई, पी नॉर्थ क्यू साउथ। सिमिलरली इस वाले में भी आर नॉर्थ और एस साउथ। कैसे पता चला, एरो के निशान की वजह से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो बोल रहा है क्या कि
स्टेट द इंटरफेरेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाइग्राम। तो इन डायग्राम के बेसिस पर आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होगी। देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नेट के बाहर अगर हम बात करें तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ चलेगी, ठीक है, और क्लोज कर्व होती हैं, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चलती हैं मैग्नेट के बाहर। लेकिन अगर हम इनसाइड बात करते हैं तो मैग्नेट के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलेगी वो साउथ टू नॉर्थ चलेगी। इस बात को आप याद रखोगे। ओके, ये चीज़ देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 या 22 में आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, PYQ लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब आपको ऐसे 2 फैक्टर्स के नाम बताने हैं जिस पे हमारी जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करता है। तो ऐसे 2 फैक्टर कौन कौन से हैं बता सकते हो आप। देखो, आपका जो पहला फैक्टर होगा वो होगा क्या कि B आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाओगे वो उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। दूसरा फैक्टर क्या बताओगे कि B डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जितनी ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उसके हिसाब से आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पर्टिकुलर उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये चीज़। उसके बाद देखो इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया, स्टेट द रूल दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन दिस केस। तो आपको रूल्स भी वो बताना है, ठीक है, मतलब कि फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, यानी कि आप स्ट्रेट कंडक्टर है ना, तो स्ट्रेट कंडक्टर में आप क्या लगाओगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, ये बताओगे, यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल आपको स्टेट करना है, दैट इज़ आपको बताना है। ये बात समझ में आ गई। देखो कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं इसे। देखो इस बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो स्ट्रेंथ है वो 2 तरीके से डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट, यानी कि इस पूरा स्टेटमेंट वाइज आप लिखोगे, दैट मीन्स आप आगे ये भी बता देना कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और दूसरी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, दैट इज़ B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये बता दोगे। ओके, ये तो बात बता दी। फिर उसके बाद आपको बोल भी रहा है कि कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो फ्लेमिंग के फ्लेमिंग नहीं, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम लोग, सॉरी मैंने अगर यहाँ पर फ्लेमिंग लिखा है तो माफ़ करना, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल नहीं, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। द स्ट्रेट थंब ऑफ द क्या होता है, व्हाट इज दिस, स्ट्रेट थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि ये जो अगर आपका डायग्राम अच्छा है, अगर मतलब आपको अच्छा लगता है ड्राइंग बनाना, तो आप ये फिगर भी बना सकते हो कि देखो इस तरीके से वायर को पकड़ा, थंब नीचे है, तो जो कर्लिंग फिंगर है यही हमारी बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बात समझ में आ गई। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि स्टूडेंट है फिक्सेस कर रहा है शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। शी प्लेसेस, ठीक है वो लड़की है एक, प्लेसेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट यूजिंग अ साल्ट स्प्रिंकलर। मतलब वो जो होता है ना डालने वाला ऐसे चाट फुल्की में कि भाई नमक छिड़क दो थोड़ा सा, वो ऑन द टैपिंग द बोर्ड जेंटली सी ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग हैव अरेंज इन देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। तो उसने देखा कि ये जितने भी आयरन फिलिंग्स है, जो लोहे के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, वो एक बढ़िया से पैटर्न में आ गए, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है वो पैटर्न। तो क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग। तो आपको भी वो डायग्राम बनाना है, बना लो। तो आपने कहा सर मेरे पास देखो ये एक वाइट पेपर है, ये क्या है मेरे पास एक वाइट पेपर है, और इस वाइट पेपर में हम बात करें पहले वाले क्वेश्चन की, मैंने यहाँ पर एक रख लिया बाहर मैग्नेट, है ना, ये बार मैग्नेट रख लिया। अब इसके ऊपर आपने जब आयरन स्प्रिंग मतलब आयरन की कुछ जो फिलिंग्स हैं उसके ऊपर आपने जब ऐसे छिड़की, तो ये सारा का सारा अरेंज हो गया। कैसे अरेंज हो गया होगा ज़रा गेस करो। मान लो अगर ये नॉर्थ है और अगर ये साउथ है, तो कैसे अरेंज हो गया होगा, कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया होगा। कितनी सिंपल सी बात है, यही चीज़ आपको ड्रॉ करनी थी। आई बात समझ में, ये ड्रॉ कर लोगे।
ये थोड़ा सा इसे आप ड्रॉ कर लेना है ना, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग डेमॉन्स्ट्रेट, ये जो आयरन फिलिंग्स आपने बनाई है, ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली ये ना थोड़ी सी डैश लाइन में रहेगी, मतलब कहने का मतलब है ये जो लाइन होगी वो आपकी वो हल्की सी कैसी होगी, डैश्ड होगी, ठीक है। ऑप्शन नहीं दे रहा है डैश्ड बनाने का, देना चाहिए था। नहीं दे रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना ये आपकी डैश लाइन होगी। तो ये जो लाइन है वो आपकी क्या ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो बी वाला जो ऑप्शन है, जो बी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई। अगला देखो क्या कह रहा है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, सॉरी हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड यूजिंग द फील्ड लाइंस, कैसे डिटरमाइन करोगे, तो जो सी वाला आंसर हो ये हो जाएगा बाय यूजिंग ए कंपास नीडल। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कंपास नीडल को यूज़ करके हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर, कितनी बार ही ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे बात में क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते, और इंटरसेक्ट नहीं करते ये तो बताओगे, साथ ही साथ आप उसका फिगर भी ज़रूर से ड्रॉ करोगे। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। देखो अपने क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कितनी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है। लिस्ट एनी टू यूजेज एंड ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टेट द पर्पज ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिस्ट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ। तो ये सब सारी चीज़ें देखो समझते हैं हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड। तो पहला क्या बोल रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो बता दो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड ही तो है, स्पेशल टाइप का क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, कट नहीं करना है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ठीक है। विच इज़ यूज टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट। अच्छा, यानी कि उसके अंदर हम जो सॉफ्ट आयरन जो लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग मैग्नेटाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। ओके, उसके बाद और क्या पूछा है कि लिस्ट एनी टू यूज़, तो देखो दो यूज़ बता दो। पहला यूज़ आप कहाँ बताओगे कि इट इज़ यूज्ड इन पहला का इलेक्ट्रिक बेल्स एंड बजर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स वगैरह जो बजर्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, हम इसी के बेसिस पर यूज़ कर पाते हैं। दूसरा यूज़ क्या है, लाउड स्पीकर्स आप जो देख रहे हो है ना, हेडफोन्स जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप कुछ बच्चे इस वीडियो को हेडफोन लगा करके अगर देख रहे होगे तो उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया गया है। दूसरी चीज़, ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ मेड। अब आपको एक लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है, और डायग्राम बना करके शो करना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, याद रखना आपको बनाना एक तरीके से सोलेनॉइड ही है, लेकिन अब उसमें आप अपनी ये मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइंस मत ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। तो मान लो कि मैंने कहा देखो मेरे पास ये है कि स्टील रॉड, देखो ध्यान से सुनो कैसे बनाएंगे। ये एक स्टील रॉड है, ठीक है, और इस पर हमने ऊपर से इसको कर दिया है कोटिंग, जिसकी वजह से हमारा ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम इसको बना लेंगे, और अब हम इसके ऊपर लपेटेंगे क्या, वायर्स, ठीक है। क्या लपेटने वाले हैं भाई, वायर्स लपेटने वाले हैं। थोड़ा सा और ऊपर रहेगा ये चीज़, तो वायर आप जब लपेटोगे तो ध्यान रखना, हम देखो जनरली इस तरीके से वायर को लपेट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने रैप्ड कर दिया वायर को, और स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए मेरे को, इस तरीके से वायर मैंने रैप्ड कर दिया, और यहाँ से हम इसको अब क्या करते हैं, बैटरी के थ्रू जोड़ देते हैं। ये काम तो करना पड़ेगा आपको ना, बिना बैटरी से जोड़े काम नहीं चलने वाला। ये देखो हमने बैटरी से इसको जोड़ दी, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर एक सेल या फिर बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप एक लगा दो की, और इस तरीके से एक यहाँ से निकाल लो। ये हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब तो इस तरीके से आप ये बना लोगे, है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करोगे। ओके, उसके बाद
स्टेट द पर्पज़ ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर। इस बात को ज़रा समझो, सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पज़ बताना है, यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ये जो मटेरियल है ना, ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ये वाली मटेरियल। तो सी अगर हम पोर्शन की बात करें कि इसका जो पर्पज़ है, पर्पज़ क्या है, देखो अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं तो इसका पर्पज़ यही होता है कि जिससे हमारी स्ट्रेंथ इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो स्ट्रेंथ क्या हो जानी चाहिए, उसकी इंक्रीज़ हो जाती है हम अगर सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है कि स्टेट द पर्पज़ ऑफ, ये हो गया लिस्ट 2 ways ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ़ द मैटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो अब मान लो तुमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर लिया, तुमने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा ली, लेकिन क्या और भी कोई तरीका है जिससे तुम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो? बिल्कुल। देखो नंबर ऑफ़ टर्निंग बढ़ा दो, जितनी ही ज़्यादा आपका, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ टर्निंग होगी तो यहाँ पर करंट ज़रूर से बना लेना। ठीक है, इस तरीके से करंट आप बना लोगे, है ना। ये मान लो हम शो कर रहे हैं फ्रंट वाले साइड को, अगर शो कर रहे हैं तो करंट हमारी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फ्रंट और उल्टा हो गया तो ये चीज़ आपकी यहाँ से रहेगी, यहाँ से निकाल दो। ठीक है, बात समझ आ रही है? यहाँ पे करंट फिर आएगी और एंटर करेगी। तो दो और आप क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो? तो पहला आप ये कर सकते हो कि नंबर ऑफ़ टर्निंग, नंबर ऑफ़ ये जो टर्निंग है ना उसको और ढेर सारा कर दो। नंबर ऑफ़ टर्निंग को हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ और देखो क्या कर सकते हो, हम अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ा सकते हैं। अमाउंट ऑफ करंट हमने बढ़ा दी तो इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इस बात को आप याद रखो। देखो ये आपका 2020 में फिर से एक क्वेश्चन पूछा है कि गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग। क्या है कि देयर इज़ आइदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सारी की सारी रेज आकर के मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ से रेज क्या होती हैं, फैलती हैं, इधर उधर फैल जाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो कह रहा है कि अगर आप किसी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को जब लेते हो, उसमें जब आप करंट फ्लो करा रहे हो, तो एक एंड उसका डाइवर्जेंस की तरह ट्रीट करता है, एक एंड कन्वर्जेंस की तरह ट्रीट करता है। ऐसा क्यों, आप इसका रीज़न बताओ। तो सिंपल सी बात है, बिकॉज इट बिहेव सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये एक बार मैग्नेट की तरह तो ट्रीट कर रहा है ना, तो जिसकी वजह से अगर बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रहा है तो बार मैग्नेट भी क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से, ठीक है, लाइक पोल्स हमारे जो होते हैं ना, बिहेव लाइक अ पोल्स ऑफ द मैग्नेट वेयर द कन्वर्जिंग, मतलब कन्वर्जिंग का मतलब कि जहाँ से हमारी रेज क्या हो रही है, आकर के मिल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। एंड द साउथ पोल जो हमारा होता है वो क्या करता है, इसको डाइवर्जिंग की तरह एज अ ट्रीट करता है। साउथ पोल वेयर द कन्वर्जिंग एंड इज़ द साउथ पोल, सॉरी कन्वर्जिंग हमारा जो साउथ पोल हमारा जो होता है वो कन्वर्जिंग एंड की तरह होता है, और जो नॉर्थ पोल होता है वो हमारा डाइवर्जिंग पोल की तरह होता है। तो सिंपल सी बात है, आप चाहो तो एक फिगर बना करके देख लो। आपने एक मैग्नेट बनाया, उस मैग्नेट में आपने कहा, देखो आप एक जब मैग्नेट बनाओगे तो क्या होता है, यहाँ पे आप एक नॉर्थ और एक साउथ आप पोल बताते हो ना, इसका चाहो तो आप फिगर भी बना देना। तो देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या हो रहा है, ये भाग रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है। नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, देखो एरो का निशान आप ऐसे बनाओगे ना, तो नॉर्थ पोल से चीज़ें डाइवर्ज हुई और साउथ पोल की तरफ जा करके कन्वर्ज हो जा रही हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट्स। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को जब सस्पेंड करते हैं फ्रीली, आप उसको धागे से बांध करके लटका दो, तो वो क्या होगा ना, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक पर्टिकुलर, मतलब कि पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली वो रेस्ट हो जाएगी। तो इसका रीज़न भी क्या है, सेम वही, बिकॉज जो सोलेनॉइड है वो बिहेव करती है सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, बार मैग्नेट की तरह वो क्या करती है, ट्रीट करती है, जिसकी वजह से जब आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, ये वर्ड जरूर यूज़ करना, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर बोला है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पर नॉर्थ साउथ नहीं बोला है। वो आपसे वही जानना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी वो एग्जिस्ट कर जाएगी, मतलब रेस्ट हो जाएगी। इस बात को भी आप याद रखोगे। ओके,
देखो बच्चे, लगभग हमने PYQ के 15 से 16 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद के जो भी आपके क्वेश्चन है ना, वो सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं या फिर ऐसे टॉपिक से रिलेटेड हैं जो आपकी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ अच्छी लगी या फिर ये चीज़ में नहीं है, ये चीज़ आप एक्स्ट्रा मेरे को ऐड करके दो, या फिर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपको कमेंट में ना प्रॉब्लम लिख लेना है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।